हेलो दोस्तों, मैं मयंक त्रिपाठी क्यूट्रिक्स 2.0 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमने उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत जो पंवार राजवंश का पोर्शन है उसमें हमने कनकपाल से लेकर पिछले वीडियो में मानशाह तक के जितनी भी इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें थीं वो पढ़ ली हैं। अब हम इस वीडियो लेक्चर में मानशाह से आगे की जो भी राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिलेगा उसको हम देखेंगे। तो अभी तक जो चीज़ें हैं अगर उसको देखा जाए तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें जो गढ़वाल का पंवार वंश देखने को मिलता है, तो उसमें हमने जिस तरीके से एक लेयर वाइज लेयर इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश की, तो उसमें पहले हमने एक कनकपाल से लेकर हमने सोनपाल या स्वर्णपाल तक की कहानी उन ऐसे पंवार राजाओं की देखी जो मैंने पहले बताया हुआ है, जो स्वतंत्र नहीं थे, जो एक तरह से सामंत हुआ करते थे किसके, कार्तिकेयपुर राजवंश के। फिर हमने दूसरे स्तर पर उन स्वतंत्र पंवार शासकों जिसमें कि लक्षणदेव पाल, अनंतदेव पाल, आनंददेव पाल जैसे शासकों को देखा, और यहाँ से लेकर हमने जगतपाल तक के शासकों को देखा था जो कि एक तरह से स्वतंत्र शासक थे, और इन्हीं के समय गढ़वाल साम्राज्य का एक विस्तार हमें देखने को मिला था। इसके अलावा जो तीसरे क्रम पर हमने शासकों के नाम देखे थे वो ऐसे शासक हुआ करते थे जिसमें सबसे प्रमुख शासक अजय पाल से हमने कहानी शुरू करी थी, और जिसमें को अजय पाल को हमने देखा था कि कई सारे हमारे जो ग्रंथ हैं पंवार वंश से जुड़े हुए, मानवोदय काव्य, रामायण प्रदीप, उसमें इसी पंवार राजा को इस राजवंश का संस्थापक माना गया है, ना कि कनकपाल को। तो यहाँ पर हमने अजय पाल से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को शुरू किया, और अजय पाल से लेकर हमने आगे बढ़ते हुए अपने लास्ट वीडियो लेक्चर तक मानशाह तक की स्थिति को ठीक से समझ लिया था। तो अब हम यहीं से आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे जो हमारे शासक आते जाएंगे उसको क्रमवार तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो वो हमारा जो ये मानशाह तक का पोर्शन था, इसको हमने यहाँ तक चीज़ें पढ़ ली। अब हम आज अपने इस वीडियो लेक्चर में एक नए शासक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है श्याम शाह। तो नेक्स्ट हमारा जो आज यहाँ पर शासक होगा उसका नाम होगा श्याम शाह। तो इसको श्याम शाह या शाम शाह भी कहा जाता है। शाह और शाही, ये तीन जो शब्द थे उनके बीच में किस तरीके से विद्वानों के बीच में सहमति है उसके बारे में डिटेल से पिछले वीडियो लेक्चर में बताया गया है। इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ अब जो उसके बेसिक थे उसको नहीं देखेंगे, अब हम आगे की चीज़ों को देखेंगे। तो जिनको इसके डिटेल को समझना है तो वो प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो ये हमारा शासक रहा है श्याम शाह, तो ये एक तरीके से इसका कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण रहा था, और क्योंकि हमने इससे पहले जो अभी अपना जो शासक था मानशाह, उसके बारे में जो चीज़ें देखी थी वो ये थी कि 1611 का वो टाइम है जब ये श्याम शाह, हमारा जो ये शासक है श्याम शाह, वो गद्दी पर बैठा था। और 1611 से लेकर इसका अगर हम टाइम पीरियड देखें तो ये जो टाइम पीरियड है वो 1611 से 1631 के बीच में कहीं पर
स्थित होगा। तो इसका मतलब है कि जो मानशाह नाम का शासक था उसने वो एक तरीके से 1611 तक जीवित रहा और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी श्याम शाह गद्दी पर बैठा। तो ये एक तरीके से जो इसके संबंध में सबसे पहली लाइन होगी कि ये मानशाह का उत्तराधिकारी था। तो ये श्याम शाह का टाइम पीरियड है 1611 टू 1631 और श्याम शाह एक तरह से मान शाह का उत्तराधिकारी माना जाता है। इसको अगर हम देखें तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति यहाँ पर ये होगी, क्योंकि हमें राजाओं के क्रम को भी थोड़ा ध्यान में रखना होगा। पंवार राजाओं में जो 37वें नंबर का राजा था वो अजय पाल था और अजय पाल के पश्चात 44वें नंबर पर जिस शासक की एंट्री होती है वो हमारा 44th पॉइंट पर जिसकी एंट्री होती है वो हमारा श्याम शाह होगा। तो 44th पंवार राजा कौन था? श्याम शाह था। अगली चीज इसमें यह समझनी है कि श्याम शाह को श्याम शाह और ये जो श्याम शाह है इसके अलग अलग नाम हैं, उसमें से एक नाम है श्याम शाह और इसके अलावा इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। उसमें हम देख सकते हैं कि इसको हम श्याम शाह भी कहते हैं। तो ये दो अलग नाम हैं और इनके जानकारी के जो स्रोत हैं वो हैं कि इसको अगर हम देखें तो इसके समय के जो दान पात्र प्राप्त हुए हैं उन दान पात्रों में इसके लिए जो नाम है यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो इसके दान पात्रों में इसके नाम हैं वो श्याम शाह देखने को मिलता है, जबकि मेधाकर शास्त्री व देवराज की कृतियों में इसके लिए श्याम शाह नाम के शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये श्याम शाह से संबंधित चीज़ थी। ये 44th नंबर का एक राजा रहा था गढ़वाल के पंवार वंश का और इसके लिए जो नाम उल्लेखित किया गया है वो दो हैं, एक श्याम शाह और दूसरा श्याम शाह। अब हम इसकी जो बेसिक जानकारी थी इसके टाइम पीरियड को लेकर और दूसरा इसके समय पर क्या जो इसके नाम को लेकर अलग अलग बातें कही गई हैं वो देखा। अब हम इसके समय इसने कौन से राजनीतिक घटनाक्रम को इसके समय देखा गया है उसको हम देखेंगे। तो आगे अगर हम देखते हैं इसमें तो अगला है छपरांग पर आक्रमण। ये इसके समय का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। छपरांग पर आक्रमण ये हमें देखना है, क्योंकि हमने इससे पहले जो मानशाह के बारे में चीज़ें पढ़ी थी तो हमने देखा था कि मानशाह ने जो कि तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा रहा है वो हमारे गढ़वाल के उत्तरी हिस्से से जुड़ा हुआ है और वहाँ पर जो भोट देश था उसके छपरांग प्रांत से लगातार हमले होते थे। तो मानशाह ने वहाँ पर अपने अभियान भेजे और वहाँ के जो शासक थे दापा का काकुआमेर शासक या उसके अलावा छपरांग के जो शासक थे उनको उसने पराजित किया था और उन्हें टैक्स देने के लिए बाध्य किया था। लेकिन जब यहाँ पर हम देखेंगे कि मानशाह की मृत्यु के उपरांत काकुआमोर टैक्स देने से मना कर देता है। जो ये था हमारा काकुआमोर, ये दापा
दापा नाम का जो पोर्शन है वहाँ का शासक हुआ करता था और मानशाह के समय इसको टैक्स देने के लिए बाध्य किया गया था। इसके साथ इसको स्वर्ण मुद्राएं देनी थी। इसके अलावा इसको एक तो टैक्स हमने देखा ही था, वो टैक्स देना था, और दूसरा एक चौसिंघा मेढ़ा जो भेड़ होती है वो देना था। तो ये 3 चीज़ें तो उसने कर रखी थी। लेकिन जैसे ही मानशाह की मृत्यु होती है, काकुआ मोर वो सारी चीज़ें टैक्स के साथ साथ सब कुछ देना मना कर देता है। तब जाकर श्याम शाह को पुनः छपरान के इलाके पर आक्रमण करना पड़ता है। और जो प्रथम आक्रमण होता है उसमें हमारा जो श्याम शाह होता है उसकी विजय होती है, और वो ना केवल काकुआ मोर को टैक्स देने के लिए पुनः बाधित करता है और स्वर्ण और चौसिंघा मेढ़ा जैसी चीज़ें भी दोबारा प्राप्त करने लगता है। इसके साथ साथ वो प्रतिवर्ष गायों की भी एक प्राप्ति का एक अलग से दबाव इस शासक पर बनाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो श्याम शाह है वो इस तिब्बत के जो इलाके हैं उनको एक तरह से पुनः अपने अधिकार में लाने में सफल रहता है। पहला आक्रमण तो यही बताता है, और उसके साथ साथ एक अन्य तरह के जो बाध्यता थी काकुआ मोर पर वो उस पर आरोपित करता है। और हमें यहाँ पर एक जो स्वर्ण मुद्राएं, टैक्स और चौसिंघा मेढ़ा है, उसके अलावा गाय प्रतिवर्ष प्राप्त करने का उसके साथ समझौता करता है। तो पहला उसका जो विजय अभियान था वो यही था। लेकिन अब अब इसके अलावा फिर वो पुनः भी आक्रमण करेगा, लेकिन उसको समझने से पहले थोड़े कुछ अनदर फैक्ट हैं वो हम देख लेते हैं। तो छपरान पर आक्रमण, जो पहला आक्रमण था वो तो उसमें सफल रहा। तो इसको यहाँ पर समरी पॉइंट में मैं ये लिख देता हूँ कि छपरान पर श्याम शाह का प्रथम आक्रमण सफल रहा था। तो ये पहला पॉइंट है। लेकिन अब दूसरा आक्रमण भी उसके द्वारा किया जाता है, लेकिन उसको अगर हमें समझना है तो ये हमें देखना होगा कि एक हमारे पास यहाँ पर एक इतिहासकार हैं, उनके बारे में हमें थोड़ी चीज़ें यहाँ पर देखनी होंगी, क्योंकि ये एक अलग से फैक्ट के रूप में भी परीक्षाओं में आ सकता है। तो उसमें ये है कि एक इतिहासकार हैं सी वेसल्स इनका नाम है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दी अर्ली जेसुएट ट्रेवल्स इन सेंट्रल एशिया। तो ये पुस्तक का नाम है द अर्ली जेसुएट ट्रेवल्स इन सेंट्रल एशिया। मतलब कुछ ऐसे ईसाई धर्म के अभियान थे जो कि सेंट्रल एशिया में आए थे, उससे संबंधित इन्होंने सी वेसल्स ने पुस्तक लिखी थी। उन्होंने ये बताया कि तकरीबन 1624 में इस श्याम शाह के दरबार में, श्याम शाह के समय एक पुर्तगाली पादरी 1624 में पुर्तगाली पादरी श्रीनगर के क्षेत्र में आया था। तो ये बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि जब हम छपरान पर श्याम शाह का दूसरा आक्रमण पढ़ेंगे तो उसमें इस पॉइंट को रेफर करना पड़ेगा। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि एक पुर्तगाली पादरी हैं
जिनका नाम है, यहाँ नाम भी मैं बता देता हूँ, एंतोलियो द एंड्राडे। एंतोलियो द एंड्राडे नाम के एक पुर्तगाली पादरी के उपस्थिति देखी गई थी श्याम शाह के समय। तो प्रश्न ये बन सकता है कि पंवार राजा श्याम शाह के समय कौन सा पुर्तगाली पुर्तगाली पादरी पंवार वंश में आया था, तो वो है 1624 में एंतोलियो द एंड्राडे, तो वो आया था। तो ये एक प्रश्न बनता है, तो इसको यहाँ पर ठीक से देखना है। अब हम वापस छपरांग के आक्रमण पर लौटते हैं, तो वहाँ हम देखेंगे कि जो छपरांग का शासक था उस पर इन्होंने क्या करा कि इन्होंने जब उस इलाके पर आक्रमण किया तो वापस से वो लोग उपद्रव फिर उत्तरी गढ़वाल के कुछ पोर्शंस पर करने लगे। तो इस वजह से ये श्याम शाह को एक दूसरा अभियान वहाँ भेजना पड़ा। तो दूसरा अभियान जो था छपरांग पर जो भेजा गया था वो एक तरीके से उतना सफल नहीं हो पाया। तो इसकी वजह से वो अभियान सफल नहीं हुआ, और ये हमें जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि वो अभियान सफल कैसे नहीं हुआ, लेकिन कुल मिलाकर ये देखना है। और जिन लोगों को ये पता होगा कि अगर मैं तिब्बत की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर तिब्बत को देखा जाए तो तिब्बत में दो पोर्शंस हैं, जो पश्चिमी हिस्से में दापा है एक, और एक छपरांग का प्रांत है। ये हमें यहाँ पर समझना है। तो अगर ये इससे पहले पड़ेगा, ये दापा का इलाका पहले पड़ेगा। इसके अलावा एक ल्यासा का पोर्शन आज भी हमें पूर्वी तिब्बत के हिस्सों में देखने को मिलता है। तो ये दापा वाले हिस्से की कहानी थी कि काकुआ मोर यहाँ का शासक था, छपरांग के भी शासक थे, लेकिन कुल मिलाकर तिब्बत वाले हिस्से से लगातार आक्रमण हो रहे थे। तो पहला आक्रमण तो सफल हो गया था छपरांग पर और तिब्बत पर, लेकिन श्याम शाह के समय फिर से उपद्रव जब दापा के शासक करने लगे तो उसको पुनः आक्रमण करना पड़ा। तो यहाँ पर अगर पर्टिकुलर सही शब्द मैं लिख दूँ, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें कंबाइन करनी है, तो वो यहाँ पर होगी तिब्बत क्षेत्र पर आक्रमण। और इसमें दोनों क्षेत्र आ जाएंगे, छपरांग भी आ जाएगा और दापा का पोर्शन भी आ जाएगा। तो ये दोनों पोर्शन इसमें आ जाएंगे। दोनों पोर्शन को अगर सम्मिलित कर लिया गया तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर यही लिख दिया जा सकता है कि भूटान, भोट प्रदेश जिसको एक तरह से तिब्बत कहा जा सकता है, तिब्बत के इलाके में, भोट प्रदेश तिब्बत के इलाके में जो दूसरा अभियान रहा श्याम शाह का, दूसरा अभियान था श्याम शाह का वह असफल रहा, क्योंकि वहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था उस समय और इतनी ऊंचाई पर युद्ध लड़ना संभव नहीं था। तो ये एक तरह से भोट प्रदेश का जो दूसरा आक्रमण हुआ था श्याम शाह के समय, उसमें उतनी सफलता श्याम शाह को नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि इस दूसरे अभियान से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो ये कहता है कि इसी समय 1624 में एंतोलियो द एंड्राडे कहाँ आया था? वो नीति घाटी के माड़ा में स्थित था। तो ये 1624 की बात है। एंतोलियो द एंड्राडे का ये एक
उसका उसकी जो पुस्तक अभी हमने सी वेसल्स की देखी थी उसमें ये बताया गया है कि 1624 में दूसरे अभियान का साक्षी जो था वो ये एंतोनियो दा एंड्राडे था। तो ये हमने श्याम शाह से संबंधित कुछ दो महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर देखी। अब हम आगे देखते हैं कि जो श्याम शाह हुआ करता था इससे संबंधित जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि श्याम शाह के समय कुमाऊं का जो राजा था एक तरीके से दरबारी षड्यंत्र से बचते हुए, अभी वो राजकुमार था, वो राजा नहीं बना हुआ था, उसका नाम था त्रिमल चंद्र, उसको शरण देने का काम इस श्याम शाह के द्वारा किया गया था। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि कुमाऊं के त्रिमल चंद्र को राज दरबार के षड्यंत्रों से बचने के लिए गढ़ राजा श्याम शाह की शरण में आना पड़ा। ये एक जरूरी फैक्ट है और अमूमन प्रश्न के रूप में आता ही है एग्जाम में। तो यहाँ पर ये याद रखना पड़ेगा कि किस चंद्र शासक को श्याम शाह की शरण लेनी पड़ी थी, तो वो त्रिमल चंद्र है। या उल्टा प्रश्न हो सकता है कि त्रिमल चंद्र किस गढ़ शासक की शरण में आया था, तो वो श्याम शाह होगा जो कि पवार राजवंश का 44वां राजा हुआ करता था। तो ये एक अनदर फैक्ट था। अब आगे अगर हम श्याम शाह से संबंधित चीज़ें देखेंगे तो वो आधारित होगी पवार तथा मुगल संबंधों पर आधारित होगी। और ये जो फैक्ट होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा। तो इसको देखते हैं। तो देखें, गढ़ राजाओं ने कभी मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार करी, वो स्वतंत्र रहे। लेकिन कुछ शासकों ने मुगल बादशाहों के साथ अपने मधुर संबंध बनाए हुए थे। चाहे वो इससे पहले की बात करी जाए तो हमने देखा है बलभद्रपाल या उससे भी पहले सहजपाल से लेकर यहाँ मानशाह और आगे श्याम शाह तक के एक बेहतर मुगल पवार राजवंश के संबंध को हमने देखा है। अकबर के समय तो वो इस चीज़ें बहुत अच्छी थी। उसके बाद भी अगर हम देखें इस श्याम शाह के समय कौन मुगल बादशाह था? मुगल बादशाह जहांगीर हुआ करता था। और इस श्याम शाह की जो भेंट थी जहांगीर से आगरा में हुई थी, आगरा के फोर्ट में हुई थी। और इस जहांगीर ने श्याम शाह को एक जोड़ी हाथी और घोड़े प्रदान किए थे। तो ये एक जरूरी सूचना है इसके बारे में कि श्याम शाह वो शासक था जो एक बार जहांगीर से मिला, दिल्ली दरबार में नहीं, आगरा के फोर्ट में, आगरा में इसकी मुलाकात हुई। और वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर के द्वारा इस शासक को जो है वो हम कह सकते हैं कि
एक जोड़ी हाथी और घोड़े प्रदान किए गए थे। तो ऐसा ये लिखा गया है तुजुक, जो जहांगीर की आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी, उसमें बताया गया है कि जहांगीर ने श्रीनगर के एक शासक को ये दिया था। तो उस समय श्रीनगर का शासक यही श्याम शाह हुआ करता था। तो ये इससे संबंधित एक दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट था, श्याम शाह से जुड़ा हुआ। आगे अगर हम देखेंगे तो कुछ एक अंतिम इससे संबंधित कुछ बातें हैं, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं, और वो ये हैं कि जो ये गढ़वाल का शासक था पंवार राजा, इसने इस पंवार शासक के द्वारा श्रीनगर में श्याम शाही बागान निर्मित कराए गए थे। तो ये है इस पंवार शासक के द्वारा श्रीनगर में शामशाही बागान निर्मित कराए गए थे। दूसरा इससे जुड़ा फैक्ट है कि श्याम शाह के समय सारी तामपत्र जारी किया गया था, और इस सारी तामपत्र में एक भूमि दान का उल्लेख है किसमें, सिलसारी तामपत्र में। और ये सिलसारी तामपत्र श्याम शाह के समय का है, और इस भूमि दान पत्र का उल्लेख है उस समय इस तामपत्र में जो साक्षी बनाए गए हैं वो शंकर देव, जो कि इस श्याम शाह के राजगुरु थे। श्याम शाह के समय पंवार वंश के राजगुरु हुआ करते थे। तो उनके समय इस शंकर देव, जो कि श्याम शाह के राजगुरु थे, उनको इस सिलसारी तामपत्र का एक तरीके से साक्षी बनाया गया था। तो ये ज़रूरी फैक्ट था। इसमें 3 पॉइंट, सिलसारी तामपत्र, दूसरा भूमिदान, और तीसरा इस भूमिदान के साक्षी। क्योंकि हमने देखा है कि जब भी किसी राजा के द्वारा कोई भूमि किसी व्यक्ति को दान में दी जाती थी तो उसके कुछ एक साक्षी हुआ करते थे जो ये इस बात को समर्थन करते कि ये ज़मीन जो है वो राजा के द्वारा दी गई है। तो ये शंकर देव हुआ करते थे। शंकर देव के बारे में एक बात ये हमें समझनी होगी कि इन्होंने एक गढ़ राज्य की वास्तुकला पर प्रकाश डालने वाला एक ग्रंथ लिखा हुआ है जिसका नाम है वास्तु शिरोमणि। तो ये एक तरीके से इन्होंने अपनी रचना लिखी थी वास्तुशास्त्र से संबंधित, और इसमें उन्होंने, तो ये रचयिता के रूप में आ सकता है कि गढ़ वंश के समय लिखी गई वास्तु शिरोमणि पुस्तक के रचनाकार कौन हैं, तो वो शंकर देव हैं। और शंकर देव कौन थे, ये श्याम शाह के समय इस दरबारी एक राजगुरु हुआ करते थे। तो ये हमने श्याम शाह से संबंधित बहुत सारे फैक्ट को हमने क्रमबद्ध तरीके से देखा है। इसके अलावा अगर हम श्याम शाह की बात करें तो श्याम शाह से जुड़ा हुआ एक अनदर फैक्ट है श्याम शाह से जुड़ा हुआ जो एक अनदर फैक्ट हमारे सामने देखने को मिलता है वो ये है, इसको ध्यान से समझना होगा कि
हमें इसके बारे में जानकारी होगी कि एक श्रीनगर में केसो राई मठ है और इस केसो राई मठ से जुड़ा हुआ जो ताम्रपत्र था वो ये उल्लेखित करता है कि इस मठ की स्थापना जो है वो 1625 में किसके द्वारा की गई है? महीपति शाह के द्वारा की गई है। तो यहां पर ये देखना है कि क्योंकि हमारा जो शासक है श्याम शाह, उसका जो टाइम पीरियड है वो 1611 टू 1631 है, लेकिन 1625 के आसपास जो केसोराई मठ से जुड़ा हुआ ताम्रपत्र मिला है वो महीपति शाह का है। तो कुछ लोगों का मानना है कि महीपति शाह ही 1625 में राजा बन चुका था, लेकिन इसको उतना प्रमाणित नहीं माना जा सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि इस समय कई ऐसे शासक रहे हैं जिनके अधीन जो उनके सेनापति हैं या जो उनके सहयोगी शासक हैं, उन्होंने कई तरह के दान पत्र दिए हैं, ताम्र उनके लेख मिले हैं। तो वही माना जा सकता है कि केसोराई मठ जो है वो श्याम शाह के समय का हो, लेकिन इसको निर्मित करने का काम महीपति शाह के आदेश से हुआ हो, क्योंकि उस समय महीपति शाह इस इलाके पर नियंत्रण इसका इस श्याम शाह के अधीन रहा होगा। तो क्योंकि ये इसका क्या था, ये श्याम शाह का चाचा हुआ करता था महीपति शाह, इसका कोई पुत्र नहीं था श्याम शाह का। तो महीपति शाह बाद में ही शासक बन गया, तो उससे पहले इसको थोड़ा सा उसने श्रीनगर वाले पोर्शन में अधिकार दिए होंगे और उसी के तहत इसने केसोराई मठ की स्थापना श्रीनगर में करी होगी। तो ये श्याम शाह से ही जुड़ी हुई कुछ चीज़ें थीं जिसको यहाँ पर बताया गया। इसके अलावा इसी के समय 1626 में एक 1626 में सत्यनाथ मंदिर ताम्र लेख प्राप्त होता है। और इस ताम्र लेख की खासियत ये है, एक तो सन हमें यहाँ देख लेना है, और दूसरा चीज हमें जो देखना है इस सत्यनाथ मंदिर ताम्र लेख से जुड़ा हुआ, वो ये कि इस ताम्र लेख पर लिखा है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार प्रभात देव द्वारा किया गया था। तो ये सारे इतने जबरदस्त फैक्ट श्याम शाह से जुड़े हुए हमारे पास प्राप्त हो गए हैं। इसी में से सारे प्रश्न बनेंगे, इसके बाहर श्याम शाह से एक भी प्रश्न बनने की संभावना नहीं है, और अधिकांश प्रश्न यही रहेंगे, इसी में से रहेंगे। तो ये हमने यहाँ पर देखे हैं। तो अब इसके बाद हम अपने अगले शासक की तरफ चलेंगे, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक शासक होने वाला है। ना केवल हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ना केवल तिब्बत वाले इलाके पर नियंत्रण के आधार पर हम देख सकते हैं, दूसरा पश्चिम और दक्षिणी हिस्से में जो सिरमौर का इलाका था वहाँ पर नियंत्रण रखने के हिसाब से देख सकते हैं। इसके एक से बड़े एक सेनापति रहे हैं इसके समय, तो वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। तो अब अगला हमारा जो शासक होगा वो महीपति शाह के रूप में हमारे सामने देखने को मिलेगा। तो अब देखते हैं महीपति शाह। तो दूसरा हमारा शासक है महीपति शाह, या शाह भी लिखा होगा किताबों में। इसका टाइम पीरियड अगर देखा जाए
तो ये टाइम पीरियड रहा है 1631 टू 1634 ईस्वी के बीच में इस शासक का टाइम पीरियड मानेंगे। ये गद्दी पर 1625 में नहीं बैठा है, भले इसने केशोराई मठ तामपत्र इसका प्राप्त हुआ था, लेकिन उस समय शासक पंवार वंश में श्याम शाह ही माना जाएगा। तो ये एक जरूरी हमने चीजें देखी। तो इसके बारे में पहली लाइन वही होगी कि ये श्याम शाह के बाद गद्दी पर बैठा। इसका टाइम पीरियड हमने देख ही लिया है। कहीं कहीं इसको, जैसा कि हमें पता है, कुछ लेखकों ने इसको 1625 भी माना है। अजय सिंह रावत की पुस्तक में भी यही लिखा हुआ है, लेकिन हमें थोड़ा टेक्निकल तौर पर देखेंगे तो एक्सेप्टेबल जो ईयर हैं वो यही हैं। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर हमें दो तीन चीज़ें हैं। महीपति शाह का उल्लेख तो एटकिंसन को एक जो तामपत्र मिला था एटकिंसन को, उसमें लिखा गया था कि एक शासक है महीपति शाह, उसका आसन्न पूर्वज, हमने इसको देखा था दुलाला राम शाह या राम शाह है, तो ये माना गया था कि उसका एकदम दुलारा राम का उत्तराधिकारी महीपति शाह को माना गया था। तो दोनों बातें हैं, उत्तराधिकारी दोनों हैं। कुछ लोग मानते हैं दुलारा राम शाह का मतलब क्या हुआ, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखा होगा वो समझ रहे होंगे कि बलभद्र पाल जो था उसका उत्तराधिकारी कहीं पर महीपति शाह को माना गया है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि महीपति शाह श्याम शाह का उत्तराधिकारी था। और इसका उल्लेख तो रामायण प्रदीप में भी किया गया है। तो इस तरह के भी प्रश्न बन सकते हैं बहुत डीपली स्तर पर, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। अब हम महीपति शाह से जुड़ी हुई आगे का जो चीज़ देखेंगे वो है इस शासक के द्वारा मुख्य रूप से दापा के पोर्शन पर जो हमला किया गया था उसको हम समझते हैं। तो अगली चीज जो है इस शासक के बारे में वो है दापा पर आक्रमण। तो हम जानते हैं कि ये जो दो नाम है दापा छपरांग, ये हमेशा से ही गढ़ साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर यहाँ से बहुत सारे हमले होते रहते हैं, लूटपाट होती रहती है, लेकिन मानशाह इस पर सफल अभियान करता है। विजयपाल के बारे में भी कहा जाता है कि उसने भी अभियान किया था, लेकिन ये कुछ माना जाता है कि वो असफल रहा था, लेकिन मानशाह के समय सफल अभियान हुए। उसके बाद हमने देखा श्याम शाह ने भी वहाँ पर हमले किए, वहाँ पर टैक्स देने के लिए काकुआ मोर जैसे शासकों को बाध्य किया, लेकिन अभी भी स्थिति नियंत्रण में नहीं थी। तो इसी वजह से जो महीपति शाह था उसको पुनः दापा के पोर्शन पर हमला करना पड़ा, और उसी की वजह से दापा पर महीपति शाह द्वारा आक्रमण किया गया। और इस अभियान में जो महीपति शाह के साथ उसका सेना नायक जो था, जो लड़ा था वहाँ पर, वो था लोदी रिखोला। ये नाम बहुत ज़रूरी है समझना कि लोदी रिखोला के द्वारा
उस अभियान में दापा पर जो हमला हुआ था उसमें महीपति शाह की ये एक तरह से सेना नायक हुआ करता था। जो पहला हमला महीपति शाह के द्वारा हुआ था, जो पहला हमला हुआ था उसकी बात हो रही है। तो उसमें लोदी रिखोला का नाम आता है। वो यहाँ का दापा के पोर्शन पर उसने हमला किया। तो जो दापगढ़ था, जो दापा प्रांत का गढ़ था, वो नियंत्रण में आ गया, दापगढ़ नियंत्रण में आ गया। और इस वजह से महीपति शाह ने भीमसेन बर्तवाल व उसके भाई को दापा का प्रशासक बना दिया और स्वयं श्रीनगर आ गया। तो ये कहानी है दापा पर आक्रमण की, कि दापा को पुनः महीपति शाह के नियंत्रण में लाया गया और उस हमले में हमारा जो लोदी रिठोला है उसने मदद करी, वो सेना नायक बना। और फिर जब राजा महीपति शाह वापस श्रीनगर आ गए तो उन्होंने इस पूरे रीजन की जो बागडोर थी वो भीमसेन बर्तवाल और उसके भाई को सौंपी। और इन बर्तवाल बंधुओं ने वहाँ पर गढ़ साम्राज्य को फैलाए रखा। लेकिन जैसे ही राजा वापस आता है, पुनः ल्यासा के पोर्शन से आकर तिब्बती इस दापागढ़ पर पुनः अपना अधिकार कर लेते हैं। गढ़वाल की सेना को पराजित कर दिया जाता है और जो ये बर्तवाल बंधु हैं, जो बर्तवाल ब्रदर्स हैं, बर्तवाल बंधु हैं, ये वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। और यही कारण है, ये बर्तवाल बंधु, ये पूछा जा सकता है कि किसके समय के थे, तो वो महीपति शाह के समय के थे। और इसी वजह से ये हम कह सकते हैं कि दापा विहार के विजय स्मारक में, दापा विहार के विजय स्मारक में, दापा विहार के विजय स्मारक में आज भी बर्तवाल बंधुओं की जो तलवारें हैं, वो अभी भी स्थित हैं या स्थापित हैं और उनकी भी एक तरह से पूजा वहाँ पर की जाती है। तो ये वीर गाथा थी बर्तवाल बंधुओं की, जो कि महीपति शाह के समय थे, जो दापागढ़, जो कि एक बार गढ़वालियों के अधीन हो गया, उसकी रक्षा करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो ये दापा पर आक्रमण की कहानी थी। अब हम ये देखेंगे कि जब ये इलाके वापस तिब्बतियों के अधिकार में आ गए, तब महीपति शाह ने क्या करा। तो देखें, जब दापा का जो पोर्शन था वो इसके हाथ से निकल गया, तो महीपति शाह पुनः अभियान करने जाता है और अब इसके साथ जाते हैं गढ़ वीरों में वीर माधो सिंह भंडारी। तो इनको कह सकते हैं कि दापा पर पुनः अभियान किया गया। क्योंकि गढ़ साम्राज्य की जो उत्तरी सीमा थी उसको बचाना बहुत ज़रूरी था, तो उन्होंने यहाँ पर दूसरा एक, हम कह सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने अभियान किया। और इस अभियान में हमें ये समझना है कि इस अभियान में जो सेना नायक थे महीपति शाह के, महीपति शाह के जो सेना नायक थे उनका नाम था माधो सिंह भंडारी।
तो ये सेना नायक थे और इस अभियान में सफलता मिलती है महीपति शाह को और इस तरीके से गढ़वाल की उत्तरी सीमा सुरक्षित हो जाती है। इस तरीके से गढ़वाल की जो उत्तरी सीमा है वो सुरक्षित हो जाती है माधव सिंह भंडारी के समय। और माधव सिंह भंडारी के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ से नोट कर लेनी हैं। माधव सिंह भंडारी कौन थे और उनका अतिरिक्त जो इनके बारे में जानकारी है वो भी हमें अब यहाँ पर देखनी होगी। उसको हम ये समझते हैं कि माधव सिंह भंडारी जो थे ये वीर थे और एक तरह से योग्य प्रशासक भी रहे थे। ये न केवल महीपति शाह के समय बल्कि इन्होंने, हम यहाँ दे सकते हैं महीपति शाह, कर्णावती और पृथ्वीपति शाह के समय तक अपनी सेवाएं इन्होंने गढ़ राज्य को दी थी। और ये मलेथा के थे, मलेथा जगह है वहाँ के थे और इन्होंने जन कल्याण के लिए जो एक पर्वत था उसको इन्होंने उसको हटाकर उसको काट कर इन्होंने जो था वो सुरंग बनाई थी और मलेथा के कुल का निर्माण इन्होंने करा था। और इसके लिए उन्होंने अपने पुत्र की भी बलि दी थी। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं इन्होंने सुरंग एक निर्मित करी थी पर्वत काट कर, और इसको कहा जाता है मलेथा का कुल भी कहा जाता है। और इन्होंने इस सुरंग को बनाने में अपने पुत्र की भी बलि दे दी थी। और इसीलिए इनकी जो वीरता है वो गढ़वाल के जो पवाड़े होते हैं, ख्यातियाँ होती हैं, उसमें बड़े शान से गाए जाते हैं। तो ये माधव सिंह भंडारी से जुड़े हुए तमाम तरह के फैक्ट थे। मलेथा का कुल किससे जुड़ा हुआ है, तो माधव सिंह भंडारी। और माधव सिंह भंडारी किससे जुड़े हैं, तो उनकी शुरुआत में अगर देखा जाएगा तो महीपति शाह से जुड़ा हुआ ये व्यक्ति था। तो इसके बारे में यही ज़रूरी कुछ फैक्ट रहे हैं। तो इसी की तरह अगर हम देखें अब इस महीपति शाह के समय ही हम देखें तो यहाँ देखें, अगर इसको मैं ठीक से समझाऊं तो ये हमारा गढ़वाल है, यहाँ हो जाएगा तिब्बत, ये हो जाएगा सिरमौर का इलाका, ये हमारा तराई, या इसको हम सही से समझें तो ये दून और भाबर का इलाका हो जाएगा। और इसके साथ साथ इस गढ़वाल के ये वाले पोर्शन जो होंगे वो कुमाऊं के हिस्से को टच करेंगे। तो जो ये हमारा गढ़ राज्य है, अभी खाली बात महीपति शाह के समय हो रही है, तो यहाँ पर माधव सिंह भंडारी और लोधी रिठोला की वजह से तिब्बत का जो मसला था, आक्रमण होता था, वो तो बंद हो गए। लेकिन अभी भी दून, भाबर और सिरमौर का जो क्षेत्र था, यहाँ से एक चुनौती पेश की जा रही थी, तो उसको भी नियंत्रित करना जरूरी था। फिर इधर से त्रिमल चंद्र का भी एक आक्रमण यहाँ पर देखा जाता था। तो उस समय गढ़ राज्य पर जो चुनौतियां थीं उसकी कुछ रूपरेखा ये फ्लो चार्ट बता रहा है कि उस समय जो
महीपति शाह थे उनको किस तरह का सामना करना पड़ रहा था उस समय। तो ये कुछ बातें हैं जिसको हमें यहाँ पर देखना है। तो इसको अगर हम डिटेल से देखें तो ये जो सिरमौर का शासक यहाँ पर देखने को मिलता है, कर्म प्रकाश इसका नाम होता है। यहाँ हम देख लें कि ये कर्म प्रकाश के द्वारा जो हमला होता था उस पर नियंत्रण लगाने के लिए पुनः महीपति शाह ने लोदी रिठोला, ये नाम जरूरी है, ये भी एक वीर सेनापति थे महीपति शाह के समय। महीपति शाह के जो सेना थी उसमें बड़े योग्य लोग हुआ करते थे। उन्होंने सिरमौर के रीजन से जो हमले होते थे उनको रोकने में सफलता प्राप्त करी और कर्म प्रकाश पुनः उन गढ़ों को प्राप्त कर पाने में सफल नहीं हो पाया। तो ये महीपति शाह की स्थिति थी। और दूसरी तरफ त्रिमल चंद, जिसको खुद श्याम शाह ने शरण दी थी और बाद में महीपति शाह के समय हालात बिगड़ गए और त्रिमल चंद्र के जो आक्रमण थे वो होने लगे और इस वजह से जो त्रिमल चंद्र की वजह से के जो हालात थे वो खराब हो गए थे और इस महीपति शाह ने उसको आश्रय नहीं दिया। और एक तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि महीपति शाह और त्रिमल चंद्र, महीपति शाह और त्रिमल चंद्र का एक युद्ध भी हमें देखने को मिलता है। तो ये तमाम तरह की स्थितियां थी महीपति शाह के समय, जिसको हम इसी तरीके से एक फ्लो फॉर्म में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये एक ज़रूरी इससे जुड़ा हुआ फैक्ट रहा था। तो यहाँ पर कुछ ज़रूरी हम यहाँ पर कुछ लाइनें यहाँ इस फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं कि जिस तरीके से माधव सिंह भंडारी ने उत्तरी गढ़वाल का सीमांकन किया, यहाँ हम देखें कि महीपति शाह के समय उत्तरी गढ़वाल का सीमांकन किसके द्वारा किया गया? माधव सिंह भंडारी। किसके द्वारा किया गया? माधव सिंह भंडारी के द्वारा। और दूसरा जो पोर्शन है वो है दक्षिणी गढ़वाल का सीमांकन। दक्षिणी गढ़वाल का जो सीमांकन था वो कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इसको लिखवा दे रहा हूं, लोदी रिठोला के द्वारा किया गया है। तो ये महीपति शाह से जुड़ी हुई चीज है। दूसरा हम ये देखते हैं कि महीपति शाह ने जिस तरीके से वीरतापूर्ण अपने साम्राज्य में काम किए, इसके लिए महीपति शाह को कई तरह की उपाधियां दी गई थीं। तो उन उपाधियों के नाम हमें देखने हैं जो जरूरी हैं, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछ सकता है कि कौन सा गढ़ शासक के लिए गर्वभंजन शब्द का प्रयोग हुआ है और दूसरा महाप्रचंड भुज दंड नाम की उपाधियां किस गढ़ शासक को प्रदान की गई है।
तो इसका उत्तर सीधे हो जाएगा, वो है महीपति शाह। तो महीपति शाह के समय जो स्थिति थी वो अपने आप में बड़ी व्यापक थी और उसका उतनी ही वीरता के साथ महीपति शाह ने सामना किया था। इसके दो सेनापति लोधी रिठोला और माधो सिंह भंडारी गढ़ वीर पुरुषों की श्रेणी में सर्वोच्च स्तर पर अभी देखे गए हैं, रखे जाते हैं। तो ये इससे से जुड़ा हुआ एक बहुत जरूरी फैक्ट हुआ करता था। कुल मिलाकर ये है कि इस शासक की जो हम देखेंगे कि मृत्यु रहती है, वो ऐसा माना जाता है कि इस शासक की मृत्यु 1635 के आसपास कभी हो गई थी। तो ये महीपति शाह से जुड़ा हुआ कुल मिलाकर ये एक बहुत ज़रूरी फैक्ट रहा था। तो अब आगे हम देखेंगे अगला हमारा कौन सा शासक है और उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं, चाहे वो राजाओं के क्रम को लेकर हों, तमाम तरह की प्रशासनिक व्यवस्था को देखना हो, वो पूरी तरीके से परीक्षाओं को दृष्टिकोण में रखते हुए बताई जा रही हैं। बीच में फैक्ट को लिंक करने के लिए कुछ समझ विकसित होनी जरूरी है, तो वो भी मेरे द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि इन तमाम वीडियोस को क्रमबद्ध तरीके से बार बार देखा जाए ताकि उन फैक्ट्स का एक अच्छा कलेक्शन हमारे मस्तिष्क में हो जाए। तो वही यहाँ पर समझा जा रहा है। तो अभी तक हमने जो स्थितियाँ देखी, उसके बाद हमें आगे जो शासक देखने को मिल रहा है वो तो है पृथ्वीपति शाह। और पृथ्वीपति शाह जो है, इसके टाइम पीरियड को अगर हम देखें तो वो है अगर हम टाइम पीरियड को देखेंगे तो वो है 1634 टू 1664। तो ये इसका टाइम पीरियड है पृथ्वीपति शाह का। लेकिन चूंकि जब महीपति शाह की मृत्यु होती है तो पृथ्वीपति शाह जो शासक था वो महज 10-11 साल का था। तो शासन की बागडोर उसके हाथ में उस तरीके से नहीं आ सकती थी। तो इसीलिए उसकी माता कर्णावती जो थी वो उसकी संरक्षिका यहाँ पर बनती है। तो ये हमें देखना है कि कर्णावती जो इसकी संरक्षिका थी, इसकी जो राजमाता थी, उसने एक संरक्षिता की भूमिका निभाई थी। तो ये हम समझेंगे कि पृथ्वीपति शाह के समय शुरुआत में जो शासन रहा था वो यहाँ हम देख रहे हैं, वो शासन सीधे पृथ्वीपति शाह के साथ नहीं था। अगर हम इसी समय की बात करें तो उस समय पृथ्वीपति शाह के समानांतर दिल्ली में जो मुगल बादशाह था उसका नाम था शाहजहां उस समय मुगल बादशाह हुआ करता था। और ये जो मुगल बादशाह था, क्योंकि उस समय तक गढ़वाल का जो पोर्शन था, क्योंकि कुमाऊं का चंद्रवंश जो था वो तो अकबर की ही समय से ही उसकी अधीनता स्वीकार कर चुका था। चंद्र शासन रुद्रचंद्र के समय हमने देख लिया था। बाद में बाज बहादुर चंद्र तो हम देखेंगे कि खुद ही मुगल सेना के साथ जुड़कर गढ़वाल पर हमला करेगा। लेकिन अभी तक जो गढ़वाल था वो
मुगल दरबार के अधीन नहीं आया था, ये एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। तो अब इस पर नियंत्रण करने के लिए मुगल सेना अपनी रणनीति बनाएगी आगे, और जो घटनाक्रम होगा उसको हम देखेंगे। तो इस समय बस हम यही समझें कि पृथ्वीपति शाह के समय दिल्ली में जो मुगल बादशाह हुआ करता था वो शाहजहां हुआ करता था। तो दूसरी तरफ सिरमौर का जो शासक था, अगर हम ये देखें, ये हम चुनौती बस अभी इस वीडियो में समझ लें कि जब पृथ्वीपति शाह था तो ये महज 11 वर्ष का था, और इसको चुनौती जो मिल रही थी वो मुगल दरबार से मिल रही थी, और दूसरी तरफ सिरमौर के शासक के द्वारा चुनौती मिल रही थी, और दूसरा जो चुनौती थी वो थी खुद चंद्र राजाओं के द्वारा, चंद्र राजा बाज बहादुर चंद्र था उसके द्वारा। तो तीनों तरफ से हमले इस पर बनने वाले थे। तो इसी स्थिति में इस 11 वर्ष के जो शासक था उसकी एक संरक्षिका उसकी माता बनी, वो जिसका नाम था कर्णावती। इस कर्णावती को इसने 1634 से लेकर 1640 तक अपनी बागडोर सत्ता अपने हाथ में रखी, और उसी दौरान हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इस कर्णावती ने गढ़ राज्य की हिफाजत करी। मुगल आक्रमण नजाबत खां के नेतृत्व में जब हुआ और किस तरीके से उसने इसका सामना किया वो हम देखेंगे, और इसी वजह से इसको नाक काटने वाली रानी भी कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा हमने कर्णावती के बारे में कुछ चीज़ें देखी हैं। आगे वाली चीज़ें हम अगले वीडियो में इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि हमने आज अपने इस वीडियो में श्याम शाह महिपति शाह तक की जो चीज़ें थी वो बहुत अच्छे से कवर करी हैं। ये मैंने पृथ्वीपति शाह से संबंधित एक बहुत ज़रूरी जो बैकग्राउंड था वो यहाँ पर बता दिया है। तो पृथ्वीपति शाह, आगे मेदिनी शाह और उससे आगे फतेहपति शाह की स्थिति जो थी वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो को आप बेहतर से समझिएगा, और आगे हम यहीं से इन चीज़ों को थोड़ा सा इसको रिवाइज करवाते हुए अगले वीडियो लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।